आज की जो घटना है, शायद आपने अभी तक ऐसी घटना ना सुनी हो, क्योंकि मैंने भी ऐसी घटना आपको बताई नहीं है। क्योंकि एक बस जो बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी, आसपास लोगों की भीड़ निकल रही थी, दूसरी बसें आकर रुक रही थी, उसमें से सवारियां उतर रही थी, लेकिन जो बस बीच में खड़ी हुई थी, उस बस के अंदर एक बूढ़ा एक 16 साल की लड़की के साथ रेप कर रहा था। जब रेप की आवाज़ें बराबर में जाती हैं और बराबर के बस ड्राइवर को वो आवाज़ें लगती हैं, तो वो उतर कर आता है, बस में देखता है कि यहाँ पर रेप हो रहा है और वो खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि भाई तू रेप कर ले तो उसके बाद मुझे बता दियो, फिर मेरा नंबर लगेगा। लेकिन लड़की की आवाज़ें इतनी ज़ोर से निकल रही थी कि बराबर में फिर आवाज़ जाती है और एक दो लोग जो सुनते हैं वो बस के अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर तो एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ रेप हो रहा है। तो वो भी खड़े हो जाते हैं कि इन दोनों के बाद मेरा नंबर आएगा। और वहाँ पर 6 लोग खड़े हो जाते हैं, बारी बारी से वो 6 लोग जो आवाज़ें सुनकर, जिनको खबर मिली थी कि यहाँ पर रेप हो रहा है, वो खड़े हो जाते हैं और बारी बारी से उस 16 साल की लड़की के साथ उसी बस में रेप किया जाता है। कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक शख्स रेप कर रहा था, दूसरे को पता चली तो उसने बचाया नहीं, उसने पुलिस को नहीं बुलाया, उसने किसी से बोला नहीं, बल्कि वो अपने नंबर का इंतज़ार करने लगा कि अब मैं भी इसी लड़की के साथ रेप करूंगा। और जो रेप करने वाले बूढ़े थे, शायद उनके पोते पोतियों की उम्र इतनी होगी जितनी उस 16 साल की लड़की की उम्र थी। तो ये घटना बेहद ज़्यादा हैरान करने वाली है। इस घटना को जब मैंने पढ़ा तो मुझे सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगा कि लोग जो कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं वो बिल्कुल पागल हैं, बेकार हैं। उनका रोडों पर उतरना, सड़कों पर उतरना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक लेडी डॉक्टर के लिए, एक जिस महिला के साथ रेप हुआ, जिस लड़की के साथ रेप हुआ, उसको इंसाफ दिलवाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मान लीजिए अगर उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिल भी जाएगा, उस कातिल को फांसी पर लटका दिया जाएगा, तो और हमारी बहन बेटियां जो अभी समाज में हैं, उनके साथ बारी बारी से रेप की घटनाएं बराबर हो रही हैं, उस पर अंकुश नहीं लग रहा है, रेप होना बंद नहीं हो रहे हैं। तो क्या फ़ायदा किसी एक की इंसाफ की मांग के लिए? ज़रूरी ये है कि हम लोग ऐसे कानून को बनाएं, ऐसे कानून में इतनी सख्ती करवाएं कि कोई भी रेपिस्ट रेप करने से पहले सोचे। लेकिन अब जो इस लड़की के साथ, 16 साल की लड़की के साथ आखिर उस बस के अंदर रेप कैसे हुआ, उस रेप की घटना को जब आप सुनेंगे तो आपका कलेजा बैठ जाएगा, आप कपकपाने लगेंगे डर की वजह से अपनी बेटियों बहनों के बारे में सोचकर। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उनके कमेंट्स को मैं इस वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा। अगर आपने कमेंट्स नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें, आप कहां से हैं, मेरी वीडियो को कब से देख रहे हैं, और कोई सवाल हो मुझे लेकर तो वो सवाल भी कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तराखंड के जो देहरादून है, जो वहाँ का बस स्टैंड है ISBT, वहाँ की है। वहाँ पर 13 अगस्त की रात ढेर सारी बसें आ रही थी, जा रही थी। वहीं एक बस जो दिल्ली की तरफ से आई थी वो देहरादून में आकर खड़ी होती है, और खड़ी होने के बाद नॉर्मल लोग निकलते हैं, गुजरते हैं। वहीं पर कुछ लोगों की नज़र पड़ती है कि एक लड़की जो बदहवास हालत में है, जिसके शरीर तो मतलब देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बाल बिखरे हुए हैं और देख कर लग रहा है कि मतलब कुछ इसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि वो देखने में पागल नहीं लग रही है, अच्छे घर की लग रही है, कपड़े भी ठीक ठाक पहनी हुई है, एक बैग उसके हाथ में है। मतलब ये लड़की कहीं सफ़र कर कर आई है, लेकिन इसकी हालत ऐसी लग रही है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ हो। वहीं पर जो वहाँ के कुछ लोग थे वो उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ। जैसे ही लड़की के पास पहुँचते हैं वो चौंक जाती है, वो डर जाती है। और जो शख्स थे जो लड़की के पास गए थे वो उनसे इतना ज़्यादा डरने लगती है कि वो दूर भागने लगती है और एक दुकान के अंदर जाकर बैठ जाती है। फ़ौरन जब लड़की की ऐसी हालत देखते हैं तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की जाती है। वही जो चाइल्ड हेल्पलाइन वाले थे वहाँ पर पहुँचते हैं, लड़की को देखते हैं कि लड़की 16 साल की है और लोगों से डर रही है। तो वहीं कुछ महिलाओं को भेजा जाता है कि लड़की से बातचीत करने की कोशिश करें। वो लड़की को प्यार से बुलाती हैं कि बेटा डरो नहीं, क्योंकि वो लड़की मर्दों को देखकर, आदमियों को देखकर डर रही थी। तो वहीं जो महिला थी वो उसको लेकर आती हैं और अपने साथ जो चाइल्ड हेल्पलाइन की जो पूरी NGO है वो अपने साथ उस लड़की को ले जाती है। और ले जाने के बाद लड़की से पूछताछ करते हैं, क्या तुम कहाँ की हो, कहाँ जा रही हो। तो
तो लड़की बताती है कि वो अकेली है, उसके माता पिता नहीं है। पहले दिन सिर्फ यही पूछताछ होती है और बोलती है कि उसके माता पिता की मौत हो गई थी और वो दिल्ली में थी, अब दिल्ली से वो पंजाब जा रही है, पंजाब की ही एक गाँव की रहने वाली है। ये बात सुनने के बाद उसको रेस्ट दे दिया जाता है। उसके शरीर पर नाखून वगैरह के तो निशान नहीं थे, लेकिन लग रहा था कि शायद इसके अंदरूनी कुछ चोटें हो सकती हैं। लड़की आराम करती है, दूसरे दिन उठती है और वहीं जो एनजीओ वाले थे वो फिर जो एनजीओ की महिलाएं थी, जो टीम थी, फिर दूसरे दिन लड़की से पूछताछ करती हैं बड़े प्यार से। अब दूसरे दिन लड़की बताती है कि वो मुरादाबाद की रहने वाली थी। अब जो मतलब लड़की का जो दिमागी हालत थी वो थोड़ी ख़राब लग रही थी, मतलब ख़राब हो चुकी थी या फिर लग रही थी, लेकिन वो जवाब उल्टे सीधे दे रही थी, जवाब बदल बदल कर दे रही थी। लेकिन जो एनजीओ वाले थे उनको लग रहा था कि ज़रूर कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि लड़की की जो बालों का रंग, जिस पर रंग हुआ था, मतलब कलर वगैरह करवाया हुआ था, और जो हाथों की उंगलियों पर नेल पेंट, मतलब सब कुछ देखकर लग रहा था कि लड़की अच्छे खासे घर की है, कोई ये पहले से ऐसी पागल नहीं है। इसका दिमागी संतुलन कुछ ही टाइम पहले ही मतलब अभी ख़राब हुआ है या फिर शायद रास्ते में ख़राब हुआ है, क्योंकि जब इंसान की इतनी अच्छी हालत हो, इतनी अच्छी कंडीशन हो और वो ऐसी बातें करे तो शायद ऐसा लग सकता है कि इसके सर पर कुछ लग गया होगा या फिर थोड़ी देर के लिए मानो पागल हो गया होगा। जिस दिन अब ये तीसरा दिन लगता है, 13 अगस्त से जैसे ही 16 अगस्त लगती है, तो 16 अगस्त को लड़की को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और जो महिलाएं उससे बराबर पूछताछ कर रही थी, टीम मेंबर पूछताछ कर रही थी, वो उनको बताती है कि मैं दिल्ली के बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी, मुझे पंजाब का पटियाला है वहाँ पर जाना था और वहीं पर मेरा घर है। दिल्ली से मैं निकली थी, लेकिन दिल्ली पर मुझे पंजाब जाना था, लेकिन वहीं पर देहरादून की बस वाला एक कंडक्टर मुझसे बोलता है कि चलो आओ, हम तुम्हें पंजाब के लिए छोड़ देंगे। लेकिन मैं बोलती हूँ तुम्हारी बस तो देहरादून जाएगी। तो बोलता है कि देहरादून पर मैं उतारूँगा और वहीं से एक बस जाती है जो तुम्हें पंजाब छोड़ देगी, लेकिन यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली पंजाब के लिए कोई बस नहीं मिलेगी। अब मैं ये सुनती हूँ तो मैं बस में बैठ जाती हूँ और वो बस आकर 13 अगस्त को वहीं पर पंजाब जो देहरादून है वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। सारी सवारियाँ उतर जाती हैं, मैं अकेली वहाँ पर बैठी हुई थी कि उसी बीच जो बस का ड्राइवर था, जिसका नाम देवेंद्र था, वो पीछे आता है और मुझे कुछ खाने के लिए देता है। और वहीं पर पूरी बस खाली थी, अंधेरा था, आसपास बसें आ रही थी, जा रही थी, लोग भी थे, लेकिन वो वहीं पर सब लोगों के बीच में, मुझे तो यकीन नहीं था कि सब लोगों के बीच में मेरे साथ ऐसा हो सकता है, वो सब लोगों के बीच में वहीं पर मुझे गिरा लेता है। और गिराने की जैसे ही आवाज़ उस मेरी मुंह से निकलती है, चीख निकलती है, कि उसी बीच जो उसका कंडक्टर था धर्मेंद्र, जो मुझसे बोल कर लाया था यहाँ पर कि यहाँ से एक बस जाएगी, इतने में वो आ जाता है। वो देखता है कि जो बूढ़ा ड्राइवर है वो मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है, तो फ़ौरन कंडक्टर भी आ जाता है और वो भी मेरे मुंह को दबा लेता है। मुझसे बोलता है कि अगर चीखी या चिल्लाई तो हम तुम्हें मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। और वहीं पर जो ड्राइवर था वो मेरे साथ रेप की घटना को अंजाम देता है और जो कंडक्टर था वो खड़ा हो जाता है। इस बीच जब मेरे चीखने की और आवाज़ें लगती हैं, मैं चीखती हूँ, तो जो बराबर में बस खड़ी हुई थी उस बस का ड्राइवर उतर कर आता है। इतना मुझे लगता है कि बस का ड्राइवर उतर कर आया है। वो अंदर आने के बाद बस में पूछता है, भाई क्या हुआ धर्मेंद्र, तुम देवेंद्र और धर्मेंद्र क्या कर रहे हो? वो इतनी आवाज़ लगाता है, मुझे लगता है कि शायद अब ये मुझे बचा लेगा, लेकिन जब वो देखता है कि ये दोनों मेरे साथ रेप कर रहे हैं तो वो भी आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग कर लोगे, उसके बाद मेरा भी हिस्सा है, अगर मुझे हिस्सा नहीं दोगे तो फिर मैं लोगों को बुला लूँगा। और वो भी इंतज़ार में खड़ा हो जाता है कि ये दोनों मेरे साथ कर लें और उसके बाद फिर उसका नंबर आएगा। ये तीन वहाँ पर खड़े हुए थे और फिर उसके बाद इसमें से जो देवेंद्र था वो बाहर जाता है और फिर एक शख्स को ये और लेकर आता है, फिर एक को और मेरी आवाज़ें लगती हैं, वो आता है और वो देखता है तो वो भी यही डिमांड करता है कि मैं भी करूँगा। टोटल वहाँ पर 6 लोग आ जाते हैं और 6 मिलकर मेरे साथ बारी बारी से घंटों तक रेप करते हैं। जो भी ये सुनकर आ रहा था वो मदद नहीं कर रहा था बल्कि रेप कर रहा था। ये 6 लोग थे। जैसे ही जो ये चाइल्ड हेल्पलाइन को ये पता चलता है, ये मामले की खबर मिलती है, फ़ौरन वो बच्ची को उठाते हैं और फ़ौरन जो एसएसपी अजय सिंह हैं देहरादून के, वहाँ पर उनके पास लेकर पहुँचते हैं। थाने में एफआईआर दी जाती है और फ़ौरन जो एसएसपी साहब हैं वो फ़ौरन टीमें गठित करते हैं और पता करते हैं कि आखिर कौन कौन था, उस दिन क्या हुआ। सबसे पहले बस स्टैंड पर पहुँचकर सीसीटीवी कैमरों को देखा जाता है, वहाँ पर पता किया जाता है। तो सीसीटीवी में दिखता है कि एक जो बस है उस बस से ये उतरी है और बस से उतरने के बाद साथ में एक शख्स भी है
और उस शख्स के साथ ही ये घूम रही थी, टहल रही थी। वो शख्स इसको लेकर टहल रहा था। जब ये बदहवास थी, बस से उतारा था, बस से दूर ले जाकर छोड़ दिया था बदहवासी की हालत में। ये सब कुछ देखने के बाद अब जो वहाँ की जो बस स्टैंड पर जो गार्ड वगैरह हैं, पता किया जाता है, फ़ोटो दिखाई जाती है कि एक इंसान की क्या आखिर कौन है। तो पता चलता है कि उसमें जो नाम था धर्मेंद्र, जो इसने बताया था, जो सुना था, वो दिल्ली से ही एक बस आती है धर्मेंद्र और देवेंद्र, इन दोनों के नाम बच्ची ने सुन लिए थे, तो नाम बताए थे, क्योंकि जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने नाम पुकारा था, तो बच्ची ने नाम सुन लिए थे। फौरन धर्मेंद्र और देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 3 और लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। और जब देवेंद्र से पूछा जाता है तो वो बताता है कि जब उसने बच्ची को वहाँ पर खड़ा हुआ देखा था, तभी उसका मन था कि इस बच्ची के साथ रेप करें, और रेप की प्लानिंग से ही ये देहरादून लेकर आए थे, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर की प्लानिंग थी। लेकिन जब आड़ोसी पड़ोसियों को पता चला और जो कैशियर था उसको पता चला, तो फिर सब ने रेप कर। देखिए, अब उन लोगों के नाम बताते हैं जिन बूढ़े लोगों के साथ मिलकर जिन लोगों ने रेप किया, और वो कहाँ के हैं। तो जिसमें जो पहला रेपिस्ट है, जिसका नाम देवेंद्र है, जो हरिद्वार का रहने वाला है, उसकी उम्र 52 साल है। उसी ने सबसे पहले इस लड़की को बोला था, इस बच्ची को बोला था कि वो वहाँ पर पंजाब के रास्ते पर उतार देगा। वहीं इसका साथ का ड्राइवर, जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार है, जिसकी उम्र 32 साल है, जो हरिद्वार का रहने वाला है। और जो तीसरा है इसमें रवि कुमार, जो नवाबगंज ज़िले फरुखाबाद का रहने वाला है, जिसकी उम्र 34 साल है, जो बराबर का ड्राइवर था, जिसने आवाज़ें सुनी थी और ये बस के अंदर घुसा था। इसकी उम्र 34 साल है। वहीं जो चौथा आरोपी है, जिसका नाम राजपाल है, और ये भी बस का ड्राइवर था। इस हाथ पर जो बस खड़ी थी उस बस का ड्राइवर था। ये भी आवाज़ें सुनकर आया था, लेकिन इसने भी रेप कर दिया, और ये भी हरिद्वार का रहने वाला है, और इसकी उम्र 57 साल है। और ये जो 5वां आरोपी है राजेश कुमार सोनकर, ये जो कैशियर था, मतलब जो कैशियर होते हैं ना, कैशियर था, जब इसने सुना तो इसने भी रेप किया। इसकी उम्र 40 साल है। तो कुल मिलाकर ये अभी 5 लोग हैं। छठे आरोपी को पुलिस ढूंढ रही है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन देख सकते हैं कितनी हैरान करने वाली बात है कि रेप के बारे में जिसको भी पता चला उसने बचाया नहीं एक बच्ची को, बल्कि उसने भी रेप किया। और ज़्यादातर ये सब बूढ़े ही हैं, 57 साल, 52 साल, 40 साल, मतलब इनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। सारे शादीशुदा हैं, सारे बीवी बच्चे वाले हैं, लेकिन सबके दिमाग बिल्कुल एक जैसे। कितनी हैरत की बात है। अब आप बताइए कि इसमें से हम किसी एक को फांसी की दिलवाने की मांग करें, सड़कों पर उतरें, तो उसमें क्या फ़ायदा है। हमें अपना कानून इतना सख्त करवा देना है कि बस एक बार कानून सख्त हुए, जिसने रेप किया उसको फांसी पर बीच चौराहे पर लटका दिया गया। अब आप सोच कर देखिए, अगर एक इंसान को बीच चौराहे पर लटका दिया जाए, सारे लोग उसकी फांसी को लाइव देख रहे हों, तो आपको क्या लगता है कि कोई दूसरा इंसान फांसी मतलब रेप करने के बारे में सोचेगा। जाहिर सी बात है, उसको पता है कि जैसे ही वो पकड़ा जाएगा फ़ौरन बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। जैसे आपने देखा है ना कि जब हम ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक लगा हुआ होता है, ट्रैफिक नियम रूल्स होते हैं, तो जैसे ही रेड लाइट जलती है तो सारे लोग वहीं पर खड़े हो जाते हैं। अब वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा है, वो एक पुलिस वाला सिर्फ एक को पकड़ सकता है, वो ढेर सारे लोगों को तो पकड़ नहीं लेगा। लेकिन सारे लोगों को डर होता है कि कहीं मैं गया तो मैं कहीं पकड़ा ना चला जाऊँ, मेरा चालान ना हो जाए। तो इसलिए हर कोई डर कर खुद को बचाने के लिए खड़ा होता है। तो इसीलिए अगर हमारा सख्त कानून होगा, हमारा कानून इतना ख़तरनाक होगा, तो हर इंसान यही सोचेगा कहीं मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए, वरना मुझे बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि हमारे कानून को सख्त होना चाहिए। किसी एक के लिए रोडों पर उतरना कोई ये पहली बार नहीं। इससे पहले भी ढेर सारे कांड हुए हैं, ढेर सारे रेप हुए हैं, और उसके बाद भी लोग सड़कों पर उतरे हैं किसी एक को, 2 को, 3 को फांसी दिलवाने के लिए। निर्भया कांड को ही देख लीजिए, लेकिन सिर्फ उन आरोपियों को फांसी मिल जाती है या फिर उन आरोपियों को सज़ा मिल जाती है, लेकिन उसके बाद रेप बराबर चलते रहते हैं। तो कुछ कानून में बदलाव होना रेप के मामले में ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए हैं, तो उनकी कमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक कमेंट्स नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं, कमेंट्स कर दें, हो सकता है मैं आपके भी कमेंट्स को पढ़ूं। और ये बोल रहे हैं, मेरा नाम हरिओम है, राजस्थान से हूँ भाई, आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप बहुत बढ़िया समझाते हो। शुक्रिया हरिओम भाई कि आपको मेरी समझाना आपके समझ में आता है। तो इसमें आपकी समझदारी वाली बात है कि आप मेरे इतना कम समझाने पर इतना ज़्यादा समझ जाते हैं।
और ये बोल रहे हैं मेरा भी नाम लिया करो, मेरा नाम विनय है, मैं गोरखपुर से खजानी से हूँ। अच्छा विनय भाई, तो मैंने इस बार आपका नाम ले दिया है। और ये बोल रहे हैं हेलो मास ब्रो डायनामो, तो हेलो डायनामो। और ये बोल रहे हैं भाई आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ते हो, मेरा नाम शमेशा है, मैं नागपुर से हूँ, आपका पूरा वीडियो देखती हूँ। अच्छा। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, बिग फ़ैन भाईजान, लव यू ब्रो, लव यू टू, स्माइलिंग व्यवहार। और ये बोल रहे हैं मास भाई मेरा मानना है जब तक देश की सरकार सऊदी अरब जैसा कानून नहीं लाएगी देश में ये सब कुछ चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही बोलता हूँ कि जो भी रेपिस्ट हैं, रेप करने वाले हैं, उनसे तो कोई बात होना ही नहीं चाहिए कि कौन ये वकील उनको डायरेक्टली फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि जब लोग तैयार हैं, पूरा देश तैयार है, तो फिर ऐसा कानून लाने में दिक्कत क्या है? कोई मुझे ये दिक्कत ज़रूर बताए। जुल्फ़िकार अली बोल रहे हैं मैं मास भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा मैसेज नहीं पढ़ते हो, भूल जाते हो। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है, यूपी से रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, मीठापुर बदरपुर में। मैं आपकी हर वीडियो बड़े ही ध्यान से देखता हूँ और सुनता हूँ, टाइम नहीं मिलता है तो ड्राइव के टाइम में ब्लूटूथ से सुनता हूँ। ओहो शुक्रिया भाई। और आप मीठापुर बदरपुर में, दिल्ली में आप, तो जुल्फ़िकार भाई हम लोग जल्दी दिल्ली ही आने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में शॉपिंग करेंगे और आप अपना नंबर सेंड कीजिएगा, फिर आपसे मिलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मास भाई, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, बहराइच से हूँ, ऐसा लगता है कि इंसान नहीं है, हैवान हो गए हैं लोग। बिल्कुल सही कहा। और ये बोल रहे हैं मास भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, सऊदी अरब के अंदर तत्काल फैसला होता है मास भाई, बिल्कुल सही बात है। और ये बोल रहे हैं मास भाई नमस्कार, रेप की घटना बहुत हो रही है, आपने इंडिया की कानून को सही से किया जाए। मैं अजय अहमदाबाद से हूँ। बिल्कुल सही। शरीफ आरिफ बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, बहुत अच्छे से समझाते हो। बिल्कुल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अनुज राज बोल रहे हैं मास भाई बिहार के गोपालगंज ज़िला का हूँ, अनुज कुमार। अच्छा अनुज भाई। और दीपक यादव खुरई ज़िला सागर मध्य प्रदेश, आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दीपक यादव जी। और सत्यनारायण भाई बोल रहे हैं मास भाई मेरा नाम 4-5 वीडियो हो गई हैं, आपने एक में भी नहीं लिया है। तो मैं सत्यनारायण भाई 5 बार आपका 5 वीडियो को मैंने इसी में नाम ले दिया, ठीक है। और ये बोल रहे हैं अब्दुल सलाम मास भाई अस्सलाम वालेकुम, मैंने पहले भी पूछा था कि आप कहाँ से हो, नमाज़ भी पढ़ते हो आप, नमाज़ ज़रूर पढ़ो, अल्लाह आपको सही सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। बिल्कुल भाई नमाज़ मैं पढ़ता हूँ और हमारा जो स्टूडियो है वो मस्जिद के बराबर में है। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आपने शायद सुना नहीं होगा या फिर वो वीडियो नहीं देखा होगा। और ये कमेंट किया है विजय कुमार ने, पाकिस्तान जस्टिस फॉर डॉक्टर मोमिता, मतलब पाकिस्तान से आप जस्टिस की मांग कर रहे हैं, तो आपका शुक्रिया। और ज़रूर मोमिता, डॉक्टर मोमिता को इंसाफ मिलेगा, और उनको ही नहीं बल्कि जो आज की घटना मैंने बताई है उस 16 साल की लड़की को भी इंसाफ मिलेगा। इतनी सारी लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और एक साथ सबको तभी इंसाफ मिल सकता है कि जब पूरा एक कानून सख्त कर दिया जाए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाया हूँ तो जल्दी से नीचे जाएं, कमेंट्स करते हैं जो भी आपका सवाल हो। अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और आपके जवाब भी देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।